नमस्कार दोस्तों, जोगटा एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं 1 अक्टूबर 2023 को हुए एग्ज़ाम के बाद प्रीलिम्स के सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस जोगटा एकेडमी की टीम आपके लिए लेके आ रही है, जिससे आप अपने एग्ज़ाम की परफॉर्मेंस, आपके सब्जेक्ट के अंदर आपकी तैयारियों की और आपके प्रेपरेशन लेवल को आप इवेलुएट कर सकते हैं। और साथ ही साथ 2024 के लिए जो लोग तैयारियां कर रहे हैं वो लोग सब्जेक्ट वाइज एग्जामिनेशन की या एग्जामिनर की क्या डिमांड है उस चीज़ को चेक कर सकते हैं और अपनी तैयारियों को और बेहतर कर सकते हैं। इस कड़ी में मैं कैलाश पांडे आपके लिए इंडियन पॉलिटी का एग्ज़ाम एनालिसिस लेके आया हूं, जिसके अंदर हम हर एक क्वेश्चन में क्या एग्जामिनर की डिमांड थी, कैसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था, किस लेवल का वो क्वेश्चन है, ये सब डिस्कस करेंगे। तो शुरू करने से पहले एक बार जोगटा एकेडमी के मेंस के इनिशिएटिव को आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हमारे दो प्रोग्राम, एक ऑसम प्रोग्राम आंसर राइटिंग एंड सिलेबस मास्टरी प्रोग्राम, जिसके अंदर हम 45 डेज के लिए 4 आवर की क्लासेस, जिसके अंदर आपका आंसर राइटिंग का एक स्पेशल सेशन इंक्लूडेड रहेगा और जिसके अंदर हमारा एक जेन्युइन एंड डेडिकेटेड एफर्ट है कि आप कीवर्ड्स फोकस्ड थीम के साथ अपना पूरा का पूरा सिलेबस तैयार करें और अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा मेंस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम, जिसके अंदर आप टाइम फ्रेम के अंदर कैसे अपने एग्जाम को कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ अपने आंसर की प्रेजेंटेशन को कैसे सुधारना है, कैसे उसके अंदर कुछ नए आइडियाज़, कैसे नए डायग्राम्स ऐड किए जा सकते हैं, ये हमारी कोशिश रहेगी। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन टू क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी का प्रीलिम्स एनालिसिस। So first question, under which constitutional amendment reservation to economically weaker section was given? तो ये क्वेश्चन मैं मान सकता हूँ कि लास्ट ईयर भी सेम क्वेश्चन के अंदर से एक क्वेश्चन आ गया था और ये रिपीट एक क्वेश्चन हो गया था। तो इसके अंदर अमेंडमेंट्स आपसे पूछी गई है 95th अमेंडमेंट, 103rd अमेंडमेंट। तो अगर हम देखें तो हम रिसेंट की जितनी भी अमेंडमेंट हुई है 99th, 100, 101, 102, 103, 104, 105 और आगे होने वाली 106, ये सब अमेंडमेंट्स का उत्तर तैयार करके चलते हैं और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहता है। जैसे इसका आंसर आपके पास 103rd अमेंडमेंट है। लास्ट ईयर भी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के अंदर से क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन के अंदर आर्टिकल 15(6) और 16(6) के अंदर जो रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस को प्रोवाइड की गई है उसके ऊपर सवाल था। तो जैसे हम एक बार देख लेंगे ताकि आगे भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपकी हेल्प हो जाए। तो यहाँ पर 99th के अंदर NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, देन 100th के अंदर आपका इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच टेरिटरी का एक्सचेंज, 101st के अंदर आपका GST, 102nd के अंदर आपका OBC के लिए कमीशन, 103rd के अंदर आपका EWS, 104 के अंदर आपका रिजर्वेशन ऑफ सीट्स को 2030 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। 105 के अंदर आपका OBC लिस्ट के लिए स्टेट्स की पावर और अभी रिसेंट में आपका 106 जिसके अंदर वीमेन को रिजर्वेशन दी गई है आपकी लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर। तो ये इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस है। आगे आने वाले सवाल भी यहाँ से निकल सकते हैं और ये एक बिल्कुल ही आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Under which article of the Constitution a speaker allows any member to speak in Parliament in his or her mother tongue? तो इसके अंदर जैसे सबसे पहले ये हम देख लेंगे कि ये तो क्या है, आपके पास फंडामेंटल राइट का आर्टिकल है। दूसरा आपके पास आर्टिकल 343, ये आपका हिंदी की स्क्रिप्ट्स जो देवनागरी है, प्लस आपके पास ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड आर्टिकल है। देन आपके पास आर्टिकल 120 एंड आर्टिकल 210। अब यहां पर अगर आप क्रोनोलॉजी से समझिए तो पार्ट 5 के अंदर सबसे पहले आपके पास यूनियन की एग्जीक्यूटिव दी है, फिर आपके पास दी है लेजिस्लेचर, फिर आपके पास दी है जुडिशियरी।
तो यहां हम एग्जीक्यूटिव के अंदर देखते हैं कि प्रेसिडेंट है तो आपके 52 से लेकर टिल अटॉर्नी जनरल आपके 6 तक सब आर्टिकल एग्जीक्यूटिव के हैं। लेजिस्लेटिव के 79 से लेकर 122 तक आर्टिकल है जिसके अंदर पार्लियामेंट है। एंड जुडिशरी के 124 से लेकर आर्टिकल आगे शुरू होते हैं। तो यहां से भी ये क्वेश्चन रिड्यूस किया जा सकता था कि ये पार्लियामेंट का आर्टिकल है। एंड अगर इसी के एनालॉजी से देखा जाए तो ये आर्टिकल किसका है, स्टेट लेजिस्लेचर का है। तो आपके आर्टिकल 120 के अंदर दिया गया है कि अगर कोई भी मेंबर स्पीकर की परमिशन से अपने मदर लैंग्वेज में भाषण देना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है, तो स्पीकर उसको इसके अंदर क्या कर सकता है, अलाउ कर सकता है। तो चाहे इस एनालॉजी से और चाहे फिर आप डायरेक्टली इस आर्टिकल को अगर याद रख सकते थे तो ये क्वेश्चन भी क्या हो जाता है, फिर से एक आसान क्वेश्चन बन जाता है और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आर्टिकल नंबर के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट के अंदर एक आपसे प्रोविजन पूछा गया है और एक आपके पास आर्टिकल पूछा गया है। प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा ऑन द एडवाइस ऑफ स्पीकर। तो सबसे पहली बात, डिसॉल्व ऑफ लोकसभा, तो अगर यहां पे हम नॉर्मल कॉन्सेप्ट की तरफ जाएं कि हमारे पास क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर एग्जीक्यूटिव दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव के अंदर हेड ऑफ गवर्नमेंट इज प्राइम मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एडवाइज द प्रेसिडेंट। तो इसके अंदर यहां से भी एक लॉजिक निकाला जा सकता था और आइदर आर्टिकल 85 के अंदर ये प्रोविजन है कि स्पीकर नहीं, आपका प्राइम मिनिस्टर एड एंड एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को और उनके एड एंड एडवाइस से क्या होगी, लोकसभा डिसॉल्व की जाएगी। देन राज्यसभा अंडर आर्टिकल 312 इंजॉयज स्पेशल पावर टू अपॉइंट मेंबर ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन। तो ये आर्टिकल जो 312 है इसके अंदर ह्यूमन राइट कमीशन नहीं बल्कि क्या है, ऑल इंडिया सर्विसेज। इसके अलावा राज्यसभा के पास एक और स्पेशल पावर भी होती है आर्टिकल 249 के अंदर, जिसके अंदर ये स्टेट लिस्ट के अंदर क्या करवा सकते हैं, कोई भी लॉ लेके आ सकते हैं बाय 2/3 ऑफ मेजॉरिटी। तो ये क्वेश्चन दोनों के दोनों खुद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो इसके अंदर आपकी पहली स्टेटमेंट क्या हो जाती है, गलत, दूसरी भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी, गलत। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट इसमें क्या है, आपकी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक डेट के ऊपर सवाल पूछा गया है और एक फैक्ट पूछा गया है, जिसके अंदर सबसे पहले तो कहा है कि नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 जुलाई 1947। तो ये खुद में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है एंड हम मेंस के लिए भी जब ये क्वेश्चन तैयार करते हैं तो हम देखते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इसके अलावा हमने और भी कुछ बातें पढ़ते हैं कि जैसे कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप इन्होंने की थी, या इन्होंने आपका 24 जनवरी के अंदर 24 जनवरी 1950 को प्रेसिडेंट के इलेक्शन करवाए, या नेशनल एंथम अडॉप्ट किया, या आपका नेशनल सॉन्ग जो है डिक्लेयर किया गया इसके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। इसके अलावा नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, नीलम संजीवा रेड्डी हैज आल्सो वर्कड एज स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रायर टू हिज इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट। तो नीलम संजीवा रेड्डी इज 6th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड उन्होंने स्पीकर के रूप में भी काम किया है। तो ये थोड़ा सा एक बिटवीन द लाइन वाला फैक्ट था, यदि किसी ने इसको ध्यान से पढ़ा था वो कर सकता था, या फिर आइदर आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ एक गेस कर सकते थे कि ये स्टेटमेंट क्या हो सकता है, सही हो सकता। तो ये एक थोड़ा सा ट्रिकी स्टेटमेंट था, क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट हो जाता है, बट इसके अंदर ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है और आपका आंसर बन जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 110 मनी बिल की बात कर रहा है। अब मनी बिल के जो प्रोविजंस है, मनी बिल के अंदर 7 अलग अलग प्रोविजंस दिए गए हैं। मनी बिल के बारे में आप पढ़ते ही हैं कि ये ऐसा इंपॉर्टेंट बिल है जो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बाद ही लोकसभा में पेश किया जाता है, और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है, और सिर्फ मिनिस्टर के द्वारा ही पेश किया जाता है। तो इसके अंदर ये जो प्रोविजंस है, ये 3 प्रोविजंस, तीनों के तीनों प्रोविजंस, इम्पोजिशन, एबोलिशन, रिमिशन, अल्टरेशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, एप्रोप्रिएशन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया,
कंसोलिडेटेड फंड की कस्टडी और कंटीजेंसी फंड की कस्टडी, ये सारे के सारे प्रोविजन आर्टिकल 110 में है। इसमें जो गलत स्टेटमेंट है दैट इज ऑल द एक्सपेंडिचर मेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ये जो एक्सपेंडिचर होता है आइदर हमारे जो गवर्नमेंट के वॉलेट होते हैं, आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये दोनों के दोनों जो है यहाँ से जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो किसके नाम से होगा, प्रेसिडेंट के नाम से। तो यहाँ पे बड़ी आसानी से ये पहली स्टेटमेंट कट हो जाती है और पहली स्टेटमेंट ना होने के कारण सेकंड सही है, थर्ड सही है, फोर्थ सही है और आपके पास ए आंसर यहाँ पर बन जाएगा। एंड मनी बिल का सवाल लास्ट ईयर भी प्रीलिम्स में आया था, तो मैं मानूंगा कि ये सवाल फिर से क्या है, एक आपके लिए आसान सवाल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वर रिलेटेड टू द इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट में आर्टिकल 61 अमेंडमेंट नंबर 61 जिसके अंदर रिडक्शन ऑफ वोटिंग एज, जहां पर आपकी एज 21 से कितनी कर दी थी, 18 कर दी थी। देन 93rd अमेंडमेंट में कह रहा है रिजर्वेशन टू ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, और ये हमने अभी पढ़ा है, ये 93rd ना होकर क्या है आपकी 103rd अमेंडमेंट है। 86th अमेंडमेंट दैट इज रिलेटेड टू द एजुकेशन एंड इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इटसेल्फ, जिसके अंदर 19A नहीं आपका 21A एजुकेशन का फंडामेंटल राइट ऐड किया गया। एंड साथ ही साथ इसके अंदर एक ड्यूटी भी ऐड की गई जिसके अंदर 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को पेरेंट्स की जिम्मेवारी है कि वो उनको क्या करे, स्कूल भेजें। तो इसके अंदर आपकी सेकंड स्टेटमेंट कट हो गई क्योंकि 93rd नहीं 103rd। अगेन रिपीटेड कॉन्सेप्ट जो फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने डिस्कस किया। एंड यहां पर आर्टिकल तो 19A नहीं आपका 21A है। तो यहां पर सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट दोनों की दोनों क्या है, गलत है। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, 4 and 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन दैट इज फ्रॉम द पंचायती राज। तो आप देखेंगे यदि प्रीलिम्स के सिलेबस में भी देखेंगे तो पंचायती राज अलग से मेंशन किया है। हर साल पंचायती राज के ऊपर सवाल आता है, कोई ना कोई आर्टिकल या इससे रिलेटेड कोई ना कोई कमेटी को पूछा जाता है। और अगर आप सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे तो सेम स्टेटमेंट पिछले साल के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है और ये आर्टिकल 243D ये खुद में एक करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये खुद में एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है एंड ये स्टेटमेंट भी आपकी सही है। नेक्स्ट टू स्टेटमेंट आपका पंचायत आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द स्टेट्स फॉर देयर बजट, तो ये नॉट नहीं दे आर डिपेंडेंट। हम अगर अपने बजट एंड सर्वे के अंदर भी या बजट स्पीच में या इकोनॉमिक सर्वे में देखते हैं कि गवर्नमेंट ने पंचायती राज के लिए कितना बजट का प्रोविजन किया है। एंड स्टेट लेजिस्लेचर कांट मेक लॉज ऑन ऑडिटिंग द अकाउंट ऑफ पंचायत। सो ये भी स्टेटमेंट जो है गलत है, क्योंकि हम मेंस के लिए जब इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर रहे होते हैं पंचायती राज से तो हम यही कहते हैं कि देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ FFF, फंड, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि ये दोनों की दोनों प्रॉब्लम्स रहती हैं पंचायती राज के अंदर, उनकी एफिशिएंसी को कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करती है। तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स क्या है, गलत है, और पहली दो स्टेटमेंट क्या है आपकी सही है, जिसके अंदर सेकंड स्टेटमेंट खुद में क्या है, एक रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये एक आसान क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। बट अगेन ये एक रिपीटेड थीम है कि पंचायती राज से बार बार क्वेश्चन आता है, तो इसका कोई टफ भी प्रोविजन आता है तो वो उसको क्या मान सकते हैं, हम आसान प्रोविजन मान सकते हैं। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 340, 341, 342, 342A। अब इसके अंदर जैसे यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है कि हम देखते हैं आर्टिकल 338, 338A, देन 338B, जिसके अंदर हम देखते हैं कि 338 के अंदर शेड्यूल्ड कास्ट के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, 338A के अंदर शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, 338B के लिए ओबीसी के लिए या बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फ्रेम की गई है। इसके बाद हम आर्टिकल 340 जिसको हम बार बार रिवाइज करते हैं, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन अपॉइंट किए जाते हैं बैकवर्ड क्लासेस के लिए। दो कमीशन हमने खूब हम याद रखते हैं कि एक आपका काका कलेलकर कमीशन और एक आपका मंडल कमीशन। तो ये स्टेटमेंट आसान सी हो जाती है कि ये आर्टिकल आपको याद होना चाहिए था। देन आपके पास फोर्थ स्टेटमेंट में एक बार आ जाऊं कि आपके पास ये रिसेंट अमेंडमेंट है एंड इसके अंदर आपका 342A क्या है, आर्टिकल ऐड किया गया है।
अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है क्योंकि आर्टिकल 341 के अंदर शेड्यूल कास्ट होनी चाहिए थी और आर्टिकल 342 के अंदर शेड्यूल ट्राइब। तो इन्होंने क्या कर दिया है, इस प्रोविजन को एक तरीके से क्रॉस करके थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्रिकी बनाने की कोशिश की है। तो यदि डायरेक्टली आर्टिकल याद है तो ये आसान था। सेकंड, इसमें गैस ये किया जा सकता था कि अगर इन आर्टिकल्स के साथ एनालॉजीज बिठाई जाए तो पहले आर्टिकल मिलता है किसको, शेड्यूल कास्ट को, फिर शेड्यूल ट्राइब को, एंड देन किसको मिलता है, बैकवर्ड क्लासेस को। इस एनालॉजी से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व हुआ है। तो हम क्या कर सकते थे, इस क्रोनोलॉजी को समझकर इन स्टेटमेंट को गलत मान सकते थे, एंड अगेन 1 और 4 क्या हो जाता था आपका आंसर। तो इसको आसान माना जा सकता है यदि आपने इस एनालॉजी को प्रैक्टिस किया है या डायरेक्टली इसको याद किया है, या फिर इस तरीके से भी कि 102nd अमेंडमेंट को आपने अच्छे से रिवाइज किया है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या हो सकता था, आसान हो सकता था। नेक्स्ट आर्टिकल, ये सेम तरह का क्वेश्चन हमने जोग्ता के मेगा मॉक में भी करवाया था, जिसके अंदर आपके पास डीपीएसपी के ये आर्टिकल है और इसको मैच ऑफ द फॉलोइंग से यदि आप किसी एक भी आर्टिकल को मैच कर लेते तो ये क्वेश्चन आपका आसान हो जाता। जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत, या आपके पास प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यहाँ पर आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड रिसेंटली न्यूज़ पे था आर्टिकल 44, या इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड आपका आर्टिकल 39A, जो कि आपकी 42nd अमेंडमेंट का एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। तो इसमें कोई भी एक यदि आप मैच कर लेते तो डायरेक्टली आपका आंसर निकल जाता। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी रिसेंट न्यूज़ में था, तो सी का आपका बन गया 1, तो सी का 1 एंड पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर आपका एक ही से निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद ही आसान था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इस बार अलग क्वेश्चन डालने की कोशिश की है। यदि आप प्रीलिम्स का सिलेबस देखेंगे तो उसके अंदर मेंशन किया हुआ है कि जैसे राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, पंचायती राज, तो एक वर्ड मेंशन किया है पब्लिक पॉलिसी। एंड पब्लिक पॉलिसी के अंदर पर्टिकुलरली हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं डीपीएसपी के अंदर, कि डीपीएसपी की इम्प्लीमेंटेशन के लिए सरकार ने किस तरह के कदम उठाए हैं। सिंस इट इज नॉन जस्टिसेबल पार्ट, तो सरकार इनको अपनी पॉलिसीज में क्या करती है, इंप्लीमेंट करती है। तो वहां पर हमने सबके सब लेजिस्लेशन पढ़े होते हैं, एंड इसमें इसको आसानी से करने के लिए जैसे सबसे आसान जो था कि सबसे पहले डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है 2005 इजीली मैच हो सकता था, क्योंकि 2005 की कुछ इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन है जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को भी हम वहां पर याद रखते हैं। या आपका सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम मेंस में GS2 का विमेन के लिए क्या लेजिस्लेशन है वो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वहां पे सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस 2013 का, जिसके अंदर हम विशाखा गाइडलाइंस भी याद रखते हैं, जो कि इससे पहले चलती थी, 1997 से वो चली आ रही थी, बाद में इस एक्ट ने उसको सुपरसीड कर दिया और एक्ट का नाम हम इस तरीके से पोश एक्ट भी याद रखते हैं। तो यहां पर इन दो को भी मैच कर लेते तब भी ये क्वेश्चन आपका क्या हो रहा था, सॉल्व हो रहा था। कमीशन फॉर द सती प्रिवेंशन एक्ट 1987 एंड डाउरी प्रोविजन एक्ट, ये सबसे इनिशियल स्टेज की लेजिस्लेशन थी 1961, यहां से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो रहा था। तो जैसे आपके पास डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का 1 का 4, तो 1 का 4, सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट का 3, तो ये दो मैच होने के बाद भी पूरा का पूरा आंसर आपका निकल के आ रहा था। तो इसका आंसर आपका क्या बन गया है, बी बन गया। देन फाइनली इसको समराइज करने के लिए मैंने आपके लिए एक टेबल लेके आया हूं, जिसके अंदर मैंने कोशिश की है कि 10 के 10 क्वेश्चन कहां से आए, इसको हम क्या कर सके, असेस कर सके। तो मोस्टली मैं कहूंगा कि आर्टिकल नंबर्स और अमेंडमेंट्स यदि इंपॉर्टेंट हम पढ़ लें तो ये पूरा का पूरा पॉलिटी का सेक्शन हमारे लिए बिल्कुल आसान था। इजीली इसमें 9 क्वेश्चन आसानी से सही किए जा सकते थे। एक क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा फैक्चुअल था, जो हो सकता था थोड़ा मुश्किल बन जाता। तो मैं फाइनली ये कंक्लूड करूंगा कि पॉलिटी सिंस सभी के सभी स्टूडेंट्स को आसान लगती है, क्लासरूम कोर्स के सारे नोट्स यदि आप रिवाइज करके जाते हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं, या इधर लक्ष्मीकांत बुक को आप रेफर कर रहे हैं तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो उस बुक से नहीं आ रहा था। थैंक यू सो मच। एंड जो लोग आगे तैयारी कर रहे हैं अगले 2024 के लिए, आई होप उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहे। थैंक यू।